हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आज हम ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है? ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल देखते हैं हम। सर, बोहर ने अपना मॉडल दिया जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया आपने। बोहर ने क्या करा था भाई? नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या करा? इम्प्रूवमेंट करा और अपना मॉडल दिया। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एनर्जी की सेल में मूवमेंट करते हैं। कैसी सेल्स में? फिक्स एनर्जी की सेल्स में, जिन सेल्स को क्या बोलते थे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी सेल्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। या दूसरे वर्डों में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है। चाहे एक इलेक्ट्रॉन में, चाहे एक उस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, वो इक्वल उनकी एनर्जी होगी। जब इक्वल एनर्जी होगी तो इक्वल वेलोसिटी से वो मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड। जी, किसने कही ये बात? नील्स बोहर ने कही। किसने कही? नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने और बताई कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग का पाथ क्या होता है? सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर। और उस सर्कुलर पाथ में घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या था? NH/2π था। NH/2π था। NH/2π था। N क्या था? नंबर ऑफ सेल। H क्या था? प्लांक कांस्टेंट। यू नो वेरी वेल, आप पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जी सर। उसके बाद उन्होंने और कुछ पॉइंट दिए कि अपनी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। लेकिन कहीं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाए, हीट कर दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली सेल से, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से, न्यूक्लियस के पास वाली सेल को क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी लेवल। क्योंकि सेल को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है? जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। हायर एनर्जी लेवल में, और हायर एनर्जी लेवल में जब चला जाता है उसके बाद वहाँ क्या होता है? वो वहाँ 10⁻⁻6 सेकेंड ठहरता है और वापस आने लगता जिस सेल्स में था वो। तो कैसे कैसे आता है? वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली थी उस एनर्जी को वो अमिट करता हो, वो एनर्जी अमिट करता हुआ क्या आता है? वापस जाता है उसी सेल्स में, लोअर एनर्जी लेवल में। जब वो हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी अमिट करता, जब वो लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये एनर्जी किसके इक्वल होती है जी? डेल्टा = H = C/λ। और दो सेल की एनर्जी का डिफरेंस क्या होता था जी? डेल्टा = E2 - E1। यस, क्लियर। अब हमें आगे बढ़ना है इस टॉपिक में। लास्ट बात क्या थी कि जो बोहर थे, बोहर ओनली ऐसे एलिमेंट, बोहर एक्सप्लेन Bohr can explain only emission spectrum of such element या such ions which have one electron in outer cell। अब क्या था? बोहर ओनली ऐसे एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए, या ऐसे आयंस के एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए जिनके पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, जो क्या कंटेन करते हैं? जो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। बोहर cannot explain emission
spectrum of such element and which have more than one electron, इजी एग्जाम्पल है सर। एग्जाम्पल है इसका भाई, बोहर ऐसे एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाए जो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते थे। ऐसा तो क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन एटम। दूसरा क्या हो सकता, He+2 He+1 आयन। थर्ड क्या हो सकता, Li+2 आयन, यानी ये एटम। कैसे सर जी बताइए आप, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं भाई। जैसे हीलियम, अकेला हम हीलियम को करें, हीलियम के एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है, आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, KLMN2। लेकिन He+ के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस साइन निकल गया तो 1 बचा। Li का एटॉमिक नंबर 3, 2, 1। लेकिन Li+2 में क्या लिखेंगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, आउटर सेल से 1, इस सेल से गया, क्या बचा, 1। ऐसे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, आउटर सेल में 1। तो बोहर ओनली ऐसे एलिमेंट या ऐसे आयन को के एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए जो आउटर सेल में क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर जी। अब हम ड्रॉबैक है किसी बोहर की। अब सेकंड पॉइंट है सर, क्या करा इन्होंने, बोहर ने क्या करा था जी, एक हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप लिया। क्या लिया, स्पेक्ट्रोस्कोप। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता, जिस स्पेक्ट्रोस्कोप वो एपरेटस है, स्पेक्ट्रोस्कोप वो एपरेटस है जिससे स्पेक्ट्रम की स्टडी करी जाती है, जिससे स्पेक्ट्रम वेरियस एलिमेंट के स्पेक्ट्रम, वेरियस आयन के स्पेक्ट्रम की स्टडी करी जाती है, वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो हाई पावर का इन्होंने क्या लिया, हाई रिजॉल्विंग पावर का स्पेक्ट्रोस्कोप लिया। तो देखा जो इन्हें क्या मिला था, इन्हें एमिशन स्पेक्ट्रम मिला था, किसी भी एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम मिला था, एमिशन स्पेक्ट्रम। वो किनसे मिलके बना था, वो एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा था, वो लाइन स्पेक्ट्रम था। वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम। अब आप कहोगे सर जी स्पेक्ट्रम क्या है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये बच्चों ये अपना पढ़ लो बुक से, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं तो किसी दूसरे लेक्चर में बता दूंगा, इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिलहाल पढ़ लो, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में नहीं है, मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपटीशन के लिए ज़रूरत है। आप कहोगे तो मैं बता दूँगा, कोई इशू नहीं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम से क्या मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा था वो कंटिन्यूस नहीं था, डिसकंटिन्यूस था। तो वे क्या थी, वे कलर लाइन थी, उसे क्या बोला गया, लाइन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था, वास्तव में जो लाइन स्पेक्ट्रम था, बहुत से कितने देख पाए कि लाइन स्पेक्ट्रम था ये, है ना। लेकिन ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था, ये कहा गया है कि ये बहुत सारी फाइन लाइन से मिलके बना है। किससे मिलके बना, बहुत सारी फाइन लाइन से मिलके बना है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये बहुत सारी फाइन लाइन से मिलके बना है। इस बात को मतलब बोहर साइंटिस्ट किसी एलिमेंट के, कैसे एलिमेंट के, जो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, उनके एमिशन स्पेक्ट्रम की फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या, दोबारा सुनो, बोहर जो है, बोहर का एटॉमिक मॉडल या बोहर जो साइंटिस्ट थे, वो किसी एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम के
लाइन स्पेक्ट्रम की फाइन लाइन की स्ट्रक्चर को फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन। जी थर्ड पॉइंट है सर, अब देखो यहां तक नहीं कर पाए, अब यही ले लिया इन्होंने, यहां तक आ पाए थे सिर्फ बोहर। अब सर थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट द्वारा सब प्रूफ हुआ है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम की लाइन थी, जो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस थी, ये लाइन स्पेक्ट्रम जो था, ये लाइंस जो थी कलर लाइन, उन्हें किस में पास करा दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड और किस में पास करा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करा दिया। तो ये जो लाइन थी, ये स्प्लिट हो गई, क्या होगी? स्प्लिट होगी किसमें? फाइन लाइंस में। पर इसे कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सर मैग्नेटिक फील्ड में जो इन लाइन को पास कराया, जो स्पेक्ट्रम की लाइन ऑब्टेन हो रही थी, वो किसने कराया? एक साइंटिस्ट है जेमान ने पास करा। इस टॉपिक की फाइन इन लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराने की स्टडी किसने करी? जेमान साइंटिस्ट ने करी, है ना। तो और वो ये लाइन किसमें स्प्लिट अप होगी? फाइन लाइंस में स्प्लिट अप होगी। मतलब एक एक लाइन बहुत सारी लाइनों से मिलकर बनी थी, एक एक लाइन बहुत सारी लाइनों से मिलकर बनी थी, बहुत सारी लाइनों का ग्रुप थी। फाइन स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम की फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन? बोहर जी। तो इन फाइन लाइनों में डिवाइड होने को जेमन के नाम के कारण इस इफेक्ट को क्या बोला गया? जेमन इफेक्ट। क्या बोला गया? जेमन इफेक्ट। किसे? जेमन ने इन लाइनों को मैग्नेटिक फील्ड में पास करा, तो ये क्या हुई? ये लाइंस स्पेक्ट्रम की लाइन फाइन लाइनों में स्प्लिट अप होगी, तो इस इफेक्ट को क्या बोला गया? जेमान इफेक्ट। क्या बोला गया? जेमान इफेक्ट। और एक स्टार्क साइंटिस्ट हुए, स्टार्क ने इन लाइनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये लाइन क्या होगी? फाइन लाइनों में स्प्लिट अप होगी। इस टॉपिक की स्टडी करी थी स्टार्क ने। इस इफेक्ट को क्या बोला गया? स्टार के नाम पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करने के कारण स्टार इफेक्ट बोला गया। क्या बोला गया? स्टार इफेक्ट। तो बोहर जेमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जेमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये क्या था जी? ये था सर ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉम मॉडल। और अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल जी सर। अब है टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल। सर तुमने किसका नाम सुना? रदरफोर्ड का। दूसरा किसका नाम सुना आपने? नील्स बोहर। नील्स बोहर इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया था सर? ऑर्बिट। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? सेल। जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, या जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट। या क्या बोला गया? एनर्जी लेवल भी ध्यान रखना। रदरफोर्ड आए थे 1911 में। नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया, बोहर एटॉमिक मॉडल 1913 में। ऑर्बिट या सेल के बारे में बता दिया। अब देखना सबसेल क्या है। सर सबसेल के बारे में, किसके? सबसेल के बारे में, सबसेल या बोल सकते हैं हम सब ऑर्बिट, या क्या बोल सकते हैं सर? सब एनर्जी लेवल। ये कॉन्सेप्ट दिया सर किसने? समरफील्ड ने।
इसने समरफील्ड ने कब 1919 में क्या बताया? तो भाई सबसेल का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें समरफील्ड मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा 5 मिनट का काम है, कोई इशू नहीं। लेकिन कब दिया समरफील्ड मॉडल, कब दिया गया? 1919 में। इतनी बात समझ गए? ये अब मैं रब कर रहा हूँ इसे जी। अब क्या करना है जी? अब है सर हम क्या नाम दे सकते हैं इसे? समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। ये समरफील्ड एटॉमिक मॉडल कब दिया गया? 1919 में जी। समरफील्ड ने क्या करा? बोहर का एटम मॉडल को इम्प्रूव करा, उसमें जो कमियां थी है ना, जो उसकी ड्रॉबैक थी, उन्हें दूर करने की कोशिश करी और अपना न्यू मॉडल दिया। तो कैसे कैसे करा उन्होंने? पॉइंट टू पॉइंट सुनिए ध्यान से। बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का पाथ क्या है? सर्कुलर। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन कैसी सेल में मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन कैसी सेल में? इलेक्ट्रॉन कैसी सेल में? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी सेल। फिक्स्ड एनर्जी लेवल या सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन जिन सेल्स में घूमते हैं, मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। उनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। मतलब एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन हो, वे सब क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। वे सब इक्वल एनर्जी से घूम रहे हैं। किससे घूम रहे हैं? इक्वल एनर्जी से, सेम एनर्जी से, ये कहा। लेकिन समरफील्ड ने, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड ने कहा कि किसी सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, किसी सेल में घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। ये ध्यान सुनना। मतलब किसी सेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, भाई कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, जब तो मॉडल में ट्विस्ट आएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा था कि किसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, वो सेम एनर्जी से मूव कर रहे हैं। लेकिन समरफील्ड ने कहा कि किसी सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात क्या है? बोहर ने क्या कही? इलेक्ट्रॉन के घूमने का पाथ कैसा है? रिवॉल्विंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है? सर्कुलर। समरफील्ड ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन के घूमने का पाथ, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग का पाथ सर्कुलर के साथ साथ क्या हो सकता है? इलेप्टिकल भी हो सकता है। सर्कुलर के साथ साथ क्या हो सकता है? इलेप्टिकल भी हो सकता है। अच्छा चलो देख लेंगे, मान ली उनकी बात। क्योंकि क्या है, जब भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी तो इक्वल पाथ था, सर्कुलर पाथ था। और जब किसी सेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट एनर्जी से, डिफरेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उनका पाथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। भाई बोहर के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ है, और समरफील्ड के अकॉर्डिंग सर्कुलर भी हो सकता है पाथ और इलेप्टिकल भी हो सकता है सर। यस, अब आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक में। इसका मीनिंग तो कायदे में ये है कि इन्होंने सबसेल का कॉन्सेप्ट दिया, समरफील्ड ने सेल में सबसेल का कॉन्सेप्ट दिया। कैसे दिया देखते हैं अभी।
जी अब क्या है जी, जस्ट मिनट प्लीज। बोहर के अकॉर्डिंग टू बोहर किसी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग पाथ, बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, सर्कुलर, समरफील्ड के अकॉर्डिंग क्या था, सर्कुलर और इलेप्टिकल। बोहर ने कहा कि सर्कुलर पाथ पर घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है जी, एंगुलर मोमेंटम NH/2π है, NH/2π या NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, जहां n क्या है देखो, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, h इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, h क्या है प्लांक कांस्टेंट, एक प्लांक क्वांटम थ्योरी है, उसे भी डिस्कस कर लेंगे, वो आगे आ जाएगी अभी डी ब्रोगली इक्वेशन में। जी सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी, MBR मैंने बताया था भाई, मोमेंटम MB और किसी सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसे आप क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। R क्या है, उस ऑर्बिट की रेडियस सर। और भाई ये तो किसने बताया था, बोहर ने बताया था भाई। समरफील्ड ने क्या बताया, सर्कुलर पाथ भी है इलेप्टिकल पाथ भी है, तो सर्कुलर पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π। लेकिन कैसे पाथ के लिए, इलेप्टिकल पाथ के लिए, इलेप्टिकल पाथ के लिए घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जी, KH/2π, KH/2π। भाई देखो क्या था, H तो भाई प्लांक कांस्टेंट है, H क्या है प्लांक कांस्टेंट, लेकिन K क्या है, K है जी नंबर ऑफ सब सेल डिनोट करता है इलेक्ट्रिकल पाथ को। और K की वैल्यू ऑफ K डिपेंड वैल्यू ऑफ n, K की वैल्यू n पर डिपेंड करेगी, K की वैल्यू कंप्लीटली n पर डिपेंड करेगी। किसी n के लिए K की n वैल्यू होंगी, किसी n के लिए K की n वैल्यू होंगी। कैसे देखो यार, अब और सुनो, n इक्वल टू 1, एक बात बताने से मैंने छोड़ दी, तो सर्कुलर पाथ कैसे कैसे क्या हो सकता है वो, और इलेप्टिकल पाथ कैसे हो सकता है, पर इसे कंप्लीट कर दूंगा मैं, एक पिक्चर बनानी है अभी आपके लिए। n इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 तो k इक्वल टू 1 2। n किसे डिनोट कर रहा है, सेल्स को। n इक्वल टू 1 के लिए कौन सी सेल होती थी, k, और k इक्वल टू 1 के लिए सब सेल, ये k सब सेल को डिनोट कर रहा है, वो KMN सेल के नेम थे। ये n किसे डिनोट करता है, नंबर ऑफ सेल को, ये k किसे डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सब सेल को। मतलब n इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 1 का मीनिंग ये है फर्स्ट सेल में एक सब सेल होगी, आगे बताएंगे। अभी और टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको, अभी यही पता नहीं चलने का, सब कुछ यही पता चल जाए आपके दिमाग में हो यार, मजा नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा। कुछ टॉपिक चल रहे हैं, इनका रिजल्ट आके निकलेगा अभी 4-5 दिन बाद, जब जाके टॉपिक समझ में आने शुरू होंगे ढंग के साथ जी। n इक्वल टू 2 इक्वल टू k इक्वल टू 1 और 2, इसका मीनिंग क्या है, सेकंड सेल में 2 सब सेल होती हैं। अब n इक्वल टू 3 लिया तो k इक्वल टू 1 2 3, सर n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल में 3 सब सेल होती हैं। सिमिलरली n इक्वल टू 4 तो k इक्वल टू 1 2 3 4, फोर्थ सेल में 4 सब सेल होंगी। फर्स्ट सेल का नाम क्या था जी, k, फर्स्ट सेल का नाम क्या था, k,
दूसरी का इसके अकॉर्डिंग के एल। अभी आगे बता रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ गई। अभी क्लियर होगा किससे, ऊपर जाके देखो ये हो गया जी। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो इसे। हाँ ये लीजिए ना, सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, बताया बोर ने। लेकिन समरफील्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर के साथ साथ क्या हो सकता है, इलेप्टिकल भी। बिल्कुल सर्किल नहीं बना, ध्यान रख लेना आप जी। ऐसे इलिप्स इस टाइप का होता, पोलो बन जाएगा। आप समझ रहे हैं इलिप्ट क्या होता जी। इलिप्ट के दो सेंटर होते हैं और सर्किल के एक सेंटर, स्फीयर जी। अब ये देखिए, ये सर्कुलर, ये सारे क्या इलिप्ट्स हैं। एक बहुत ये इलिप्ट मतलब हर तरह का बन सकता है, आप जानते हैं, है ना। सर्किल कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, ऐसे इलिप्ट के भी साइज अलग अलग होते हैं, कोई इशू नहीं। अब सर यहाँ देखिए, इसके लिए n इक्वल टू 1, दिस n इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 1। इसके लिए n इक्वल टू, ओ सॉरी, ये जो बता रहे हैं हम आपको फोर्थ सेल के लिए, किसे बता रहे हैं, फोर्थ सेल। फोर्थ सेल कौन सी होती है, पहली के एल एम एन। एन सेल के लिए बता रहे हैं सर, किसके लिए, एन सेल के लिए। एन सेल के लिए एन की देखो, के लिए एन की वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 होती है। इक्वल टू 4, लेकिन एन इक्वल टू 4, के इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 4, के इक्वल टू 2। इसके लिए एन इक्वल टू 4, लेकिन के इक्वल टू 3। सर एन इक्वल टू 4 तो के इक्वल टू 4। जब n और k की वैल्यू सेम हो, जब n और k की वैल्यू सेम हो तो सेल कैसी होगी, सर्कुलर होगी। सेल कैसी होगी, सर्कुलर। इससे क्या पता चला, तो समरफील्ड ने क्या दिया, सेल में सब सेल का कॉन्सेप्ट दिया कि सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सब सेल प्रेजेंट होती है। सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि एक सेल में क्या है, और भी सब सेल है, एक सेल में और भी सब सेल है। अब देखो यहाँ जरा, और में मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सर। आगे फिर क्वांटम नंबर में पता चलेगा इस सबका। किसमें पता चलेगा, क्वांटम नंबर में। देखो ध्यान से हम जी सर, बोहर के अकॉर्डिंग ये था सब कुछ। दिस न्यूक्लियस, सर ये न्यूक्लियस n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 सब सर्कुलर पाथ हैं। अब हम समझा रहे हैं के एल एम एन, इनके नाम, सेल के नाम। ओ पी क्यू आर हो सकती हैं आगे भी। और फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है, के सेल का नाम था। अब यहाँ के इक्वल टू लिख रहे हैं, के इक्वल टू, देखो n इक्वल टू 1 तो के इक्वल टू 1। तो इस सब सेल का नाम, इस सेल को क्या बोल सकते हैं, सब सेल बोल सकते हैं। और सब सेल होती है एस, बता रहे हो भी, समझ में कम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ समझो जितना समझ में आ सके, आगे पता चलेगा। एक सब सेल है इसमें एस, इसमें देखिए ये दूसरी सब सेल थी एल, n इक्वल टू 2 था, दिखा रखा। तो k की दो वैल्यू है, n इक्वल टू 2 के लिए k की कितनी वैल्यू है, 1 और 2। मतलब इसमें दो सब सेल हैं, एक s एक p। इस l में दो सब सेल हैं, एक s एक p। s ये है और p ये वाली से सामने लिख दी। n इक्वल टू 1 के लिए क्या थी, k इक्वल टू 1 सर, मतलब फर्स्ट सेल में एक सब सेल थी। क्या देखिए n इक्वल टू 3 तो k इक्वल टू 1 2 3। पहले की ना नाम हो s,
पहली के नाम हो एस, एसपी, एसपीडी। तो तीसरी सेल में 3 सब सेल होंगी, एक ये नाम दे दिया, एक ये एसपीडी। अभी आगे जाके पता चलेगा, मैं इस टॉपिक को यहीं क्लियर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ बता के तो चलूँ जिससे आने वाले टॉपिक में आपको दिक्कत ना हो जी। ऐसी 4 सेल में 4 सब सेल होंगी, एक ये होगी जी, इसे एस, इसे पी, इसे डी, इसे एफ। सर इसका नाम जब n इक्वल टू 4 तो k इक्वल टू 1 2 3 4, इसके लिए s, इसके लिए p, d, इसके लिए f। क्लियर हो गए जी? चलो थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा है जी। जितना भी समझ में आए उतना सीखो, अभी आप आगे धीरे धीरे पता चलेगा। अब सर 2 मिनट का काम और है, ड्रॉबैक ऑफ समरफील्ड मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ समरफील्ड मॉडल। स्पेक्ट्रम का टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है, यदि होता तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है स्पेक्ट्रम। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है आपको, दिक्कत ही ना आती फिर जी। अब ड्रॉबैक, समरफील्ड मॉडल। समरफील्ड मॉडल क्या है जी? जी इनकी बहुत सारी बातें उनसे सिमिलरिटी रखती हैं बोहर ड्रॉबैक से। कैसे सिमिलरिटी रखती हैं सर? भाई बोहर भी क्या कर पाए थे, ओनली ऐसे स्पीशीज, ऐसे एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन कर पाए थे जो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सर समरफील्ड मॉडल, समरफील्ड का मॉडल भी, हाँ लेकिन क्या करा समरफील्ड ने, समरफील्ड ने फाइन लाइन की स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन कर दिया। एमिशन की जो फाइन लाइन थी उनकी स्ट्रक्चर का क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया उनके एमिशन की स्ट्रक्चर का, जो क्या नहीं कर पाए थे, बोहर नहीं कर पाए थे, इन्होंने करा जी। लेकिन समरफील्ड भी किसे, जेमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जेमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और समरफील्ड ने अपने मॉडल में इसे क्या माना, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना। क्या माना, पार्टिकल। उसके बाद कुछ थ्योरीज आ गई और साइंटिस्टों की, एक क्या था, डल नेचर ऑफ पार्टिकल, डल नेचर ऑफ मैटर, डल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट, ड्यूअल बोल दो कि पार्टिकल का मैटर का दोहरा बिहेव, पार्टिकल बिहेव का भी ड्यूअल कैरेक्टर। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गए, श्रोडिंगर सर आ गए। तो समरफील्ड मॉडल भी फेल हो गया। फिर न्यू जानकारी आपको प्रोवाइड करी जाएगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।